आपके अपोनेंट्स ये कहते हैं कि आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, आप लोगों की जो सेविंग्स हैं वो कम हुई है उसकी बात करिए, उसकी तो आप बात ही नहीं करते। कहते हैं 2022 की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, हरिद्वार एक ऐसा ज़िला था जहां पर बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मुकाबला एक और नज़रिए से दिलचस्प है क्योंकि ये रावत वर्सेस रावत है, लेकिन इस बार जो सीनियर रावत हैं वो सारथी की भूमिका में है, तो ये एक चैलेंज है। जनता आज परिवारवाद के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। इतने भी लोगों की डेथ हुई बीजेपी में, सबके परिवार से उनकी पत्नियां लड़ी, तो क्या इसको परिवारवाद की श्रेणी में नहीं ला सकते हम? तो उनका परिवारवाद और हमारा परिवारवाद इसमें डिफरेंस कैसे है? कांग्रेस कह रही इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप मुश्किल में घिर गए, उस व्यवस्था में ईडी आ गई है ना, कांग्रेस ने भी लिया है। हरिद्वार में क्योंकि पूर्व सांसद निशंक जी वहां पर थे, ये आम चर्चा का विषय, क्या उनकी टीम एक्टिव है? ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, ये चुनाव देश का चुनाव है और देश की जनता एक बार फिर मोदी को देश की सत्ता सौंपना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक और दिलचस्प सीट जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी मैं कहूंगा, और वो है हरिद्वार। और हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए जी। क्या आपको फील हो रहा है जब आप कार्यकर्ता के बीच में जा रहे हैं, क्या जो एक इकोसिस्टम आप बीजेपी तैयार कर रही है वो इकोसिस्टम दिख रहा है आपको 400 पार का? नहीं, निश्चित रूप से। पहले तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, संगठन तंत्र है, वो पूरी तरह एक्टिव है, सक्रिय है और बूथ लेवल से लेकर के लोकसभा स्तर तक आज हमारा संगठन बेहतरी से काम कर रहा है और स्वाभाविक रूप से एक लंबा अटैचमेंट कार्यकर्ताओं से है, चाहे संगठन मंत्री के नाते रहा हो, विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री के नाते रहा हो। और ये पूरा जो हरिद्वार लोकसभा है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, किसानों से भरा पूरा क्षेत्र है, खेती से भरा पूरा क्षेत्र है। स्वाभाविक रूप से उनका प्रेम आज मुझे मिल रहा है और खूब जम के मिल रहा है। तो ये जो किसानों का जो आंदोलन हुआ था, लीगल गारंटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मुद्दे नहीं है वहाँ पर? देखो, जितने भी किसान संगठन हैं, ये मेरा सौभाग्य कि सबका मुझे समर्थन मिल रहा है। 4-5 संगठन यहाँ पर किसानों के हैं, सबने मेरा समर्थन किया है, स्वागत किया है। लेकिन जब बात गन्ना मूल्य की आती है तो उनके मन में एक एजिटेशन रहता है कि साहब हमें पेमेंट समय से नहीं मिलती है। देखिए, गन्ना मूल्य की जहाँ तक बात है, तो जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने अधिकारियों को एक निर्देश दिया कि गन्ना किसानों का जो भुगतान है ये उनके पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए, और तब मैं उसका बजटरी प्रोविज़न एडवांस में मैंने उसकी शुरुआत की थी। आज किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किसी तरह की कोई समस्या आज नहीं है। समय पर किसानों को पैसा मिल रहा है, एक मुश्त पैसा मिल रहा है। अब उनको किसी साहूकार के पास उधार लेने के लिए या ऋण लेने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि जो बिना ब्याज का हम अपने किसानों को ऋण दे रहे हैं, 3 लाख रुपया, समूह में 5 लाख रुपया। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इकबालपुर शुगर मिल बिल्कुल बंदी की कगार पर थी और सरकार ने उसकी गारंटी ली। मुख्यमंत्री के नाते 37 करोड़ रुपए का ऋण हमने इकबालपुर शुगर मिल को दिया और 22,500 किसान उससे जुड़ा हुआ है। तो आज वो 22,500 किसान उसका लाभ ले रहे हैं। मिल अपना बढ़िया काम कर रही है और किसानों का भुगतान हो रहा है। तो आपको लगता है कि वहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है? जब आप हरिद्वार को देखेंगे, ये बात सही है कि वो कैश क्रॉप की तरफ जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनको और तरह की खेती की ओर बढ़ाना होगा। जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात है, तो ये फसल चक्र तो बदलना ही चाहिए 3-4 साल में। वो एक वैज्ञानिक तरीका भी है, उससे हमारे जो कृषि उत्पाद हैं वो भी बढ़ते हैं। जो कई बार कई बीमारियां हो जाती हैं हमारी फसलों में जो उसी फसल पर लगते हैं। अगर हम तीसरे साल में अगर फसल चक्र को हम बदल देते हैं, वहाँ पर हम 1 साल का गैप दे देते हैं, तो किसान को उससे लाभ मिलता है। और ये तो वैज्ञानिक सत्य है कि फसल चक्र बदलना चाहिए और किसानों को कैश क्रॉप की ओर आना चाहिए। अभी किसानों को लगता है कि गन्ना ही उनके लिए सबसे उपयुक्त कैश क्रॉप है। यद्यपि आज काफ़ी किसान मशरूम की तरफ आ रहे हैं, वेजिटेबल्स की तरफ आ रहे हैं, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स की तरफ आ रहे हैं और जो संरक्षित खेती है उसकी ओर आ रहे हैं। तो हमारा किसान बदल रहा है और मुझे लगता है कि जैसे ज़रूरत पड़ेगी समय की,
उसके हिसाब से बदलने के लिए तैयार है। पर त्रिवेंद्र जी, जो गंगा किनारे के जो गांव हैं, आपने देखा होगा पिछली बार हालात कितने खराब हो गए थे, निश्चित बहुत रूप बड़ी आपदा थी। तो वहाँ के फार्मर्स के मन में एक भाव है कि साहब हमें इतना नुकसान हुआ, उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी आपदा हुई और इसके कारण इस बार गन्ना उत्पादन हमारा प्रभावित हुआ है और शुगर मिलों की जितनी क्षमता है उससे कम गन्ना इस बार वहाँ पर मिला है। निश्चित रूप से किसानों को नुकसान हुआ है और किसानों को जो भी लाभ पहुँचाया जा सकता है, मैं जब इस लायक बन जाऊँगा तो निश्चित रूप से मैं किसानों के लिए उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए प्रयास करूँगा। बट सर, उसका सोल्यूशन तो ढूंढना होगा, क्योंकि जब जब बारिश आएगी उसका सॉल्यूशन ये है कि हम जहाँ से पानी, बाढ़ का पानी खेतों में घुस रहा है उसको हम रोकें। तो उसके लिए एक अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी कि आखिर क्योंकि गंगा है, सोलानी है, जो पहाड़ों से निकलती हुई जो नदी है जिसमें बहुत वेग रहता है, उसमें कंकड़, पत्थर, पेड़ कई बार बहकर आते हैं। तो उसका एक वैज्ञानिक तरीके से विशेषज्ञों से उसका अध्ययन करा के और उसके लिए क्या किया जा सकता है, निश्चित रूप से मेरे लिए एक गंभीर विचारणीय विषय है। आपने खेती की बात की, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि जब तक आप खेती को बदलाव नहीं करेंगे तब तक पहाड़ नहीं बदल सकता। आपको इस बात, आप रहे भी हैं पद पे, तो पहाड़ की खेती को कैसे बदलेंगे, गढ़वाल की खेती को कैसे बदलेंगे, वहाँ के लोग खेती करें, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जब मैं कृषि मंत्री था 2007-12 में, तो हमने एक स्वैच्छिक चकबंदी का कार्यक्रम जारी किया था, एक शासनादेश जारी किया था। क्योंकि चकबंदी में जो है वो बड़ी जटिलताएं हैं, तो गांव के लिए सामूहिक रूप से चकबंदी करें। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें 10-5 गाँवों के अलावा उसमें बहुत सफलता हमको नहीं मिली। लेकिन आज जो मुझे लगता है, जो विकल्प लगता है कि अगर हम सामूहिक खेती करें, भाई इतनी नाली ज़मीन हमारी है, इतनी नाली ज़मीन तुम्हारी है, और इसमें हम इस तरह का वृक्षारोपण करते हैं, फलदार पौधे लगाते हैं या सब्जियां लगाते हैं, कोई भी फसल हम वहाँ पर कर सकते हैं, और हर किसी का जितना उसका भूमि का माप है, एक तो ये तरीका है कि उस माप के हिसाब से उनको दे दिया जाए। दूसरी चीज़, मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए एक सोलर फार्मिंग योजना चलाई कि जो खेत हमारे पहाड़ों में बंजर हो गए हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटी जोत है। मुख्य कारण क्या है कि एक तो जोत बहुत छोटी है और खेत बिखरे हुए हैं, तो इसलिए हमने सोलर फार्मिंग की एक योजना चलाई किसानों के लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट ये पहाड़ों में उस समय गया। अब ये इन्वेस्टमेंट लोग देख रहे हैं तो बढ़ रहा है। पहले शुरुआती दौर में देहरादून से या हरिद्वार से लोगों ने वहाँ पर जाके ये प्लांट लगाए, लेकिन अब स्थानीय लोगों को भी लगता है कि हाँ भाई, हम इस काम को कर सकते हैं, तो वो भी एक विकल्प है। सर, एक दिक्कत जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि फार्मर्स पहाड़ से खेती छोड़ रहे हैं, वो करना ही नहीं चाहते। बिकॉज क्या है कि बंदर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, सुअर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, शॉल, खरगोश, तो उनको लगता है कि हम किस लिए करें जब हमारी खेती नष्ट हो जा रही है। तो इसका सोल्यूशन हम क्यों नहीं निकाल पाए? देखिए, अब जंगली जानवरों का जो नुकसान है, ये जंगली जानवर पहले से थे, लेकिन पहले हम लोग खेती करते थे, एक तो बहुत दूर दूर तक खेती करते थे, तो ये जंगली जानवर अपना साइड पे जंगल से लगे हुए खेतों तक ही पहुंचते थे, घर तक नहीं पहुंच पाते थे। आज जब खेती बिल्कुल हमारे किचन गार्डन टाइप में हो गई है, घर के आसपास हो गई है, तो वो जानवर वहाँ पर पहुँच रहा है। उसका सॉल्यूशन यही है कि हम जितना खेती को बढ़ाएं। फिर जानवरों में भी क्या है, कुछ जानवर खोद के खाते हैं, कुछ जानवर पेड़ों से खाते हैं, कुछ जानवर हमारी फसल को चुगते हैं, चरते हैं, जिसको कहना चाहिए ग्रेजिंग करते हैं। तो हमको ये सब चीज़ों को देखना होगा। जहाँ पर हमारे पास अगर ग्रेजिंग वाले जानवर हैं तो हम उसके लिए ट्यूबलर खेती कर सकते हैं, तो हमको खेती का पैटर्न बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो जंगली जानवर हैं, पहले उनसे बचाव के लिए गांव में एक ड्यूटी होती थी, पतरोल बोलते थे। गढ़वाल कुमाऊँ में एक शब्द होता था, पतरोल यानी चौकीदार। तो वो उनकी ड्यूटी होती थी कि भाई आज इन परिवारों की ड्यूटी है, कल इन परिवारों की ड्यूटी है। तो सब परिवार अपना अपना काम निभाते थे। गांव का प्रधान, गांव का प्रधान ये डिसाइड करता था किस दिन किसकी ड्यूटी है। जैसे खेत को पानी देना है, तो इतना पानी नहीं था, पर्याप्त पानी, तो ड्यूटी लगती थी कि भाई आज फलाने लोगों की बिरादरी की सिंचाई होगी, आज फलाने की सिंचाई होगी। तो इस ढंग से हम लोग मिलजुल कर काम करते थे। तो हमको सामूहिकता पर विचार अगर हम फिर करें तो सामूहिक खेती के अलावा दूसरा मजबूत विकल्प हमारे सामने नहीं है। अब मैं वापस हरिद्वार में आता हूँ। हरिद्वार में आप देखेंगे 2022 की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, हरिद्वार एक ऐसा ज़िला था जहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो वो आंकड़ा आपके दिमाग में रहता है या अभी सिचुएशन चेंज हुई है?
देखिए, बहुत चेंज हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। आज हरिद्वार के लोगों को ये महसूस हो गया कि 2022 में कहीं ना कहीं गलती हुई है। उसके कारण जो एक डबल इंजन की सरकार बोलते हैं कि लोकल विधायक भी अगर बीजेपी का होता, स्टेट में सरकार बीजेपी की है, तो वहाँ का विकास और तेज़ी से बढ़ता। आज वो लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। दूसरी, इससे जो बड़ी बात है, ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। ये चुनाव देश का चुनाव है और देश की जनता एक बार फिर मोदी को देश की सत्ता सौंपना चाहती है। मोदी जी ने हर समाज, हर तबके के लिए काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्लोगन दिया है, एक आह्वान किया है देश का, तो देश की जनता को लग रहा है, चाहे वो उसमें महिलाएं हैं, उसमें पिछड़े लोग हैं, उसमें विश्वकर्मा समाज है, उसमें मुस्लिम समाज है, युवा हैं, किसान हैं, आज सबको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बड़ी ईमानदारी से काम किया है और देश को प्रगति की शिखर की ओर बढ़ाने में उन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आज उन्होंने स्थापित किया है। तो उनको एक अवसर और देना चाहिए। सर, आप एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे इस समय सांसद प्रत्याशी हैं जो वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड का केंद्र मैं कहूँगा, बट इतनी फ्लाईओवर सब बनने के बाद ट्रैफिक एक बड़ी प्रॉब्लम है, पार्किंग एक बड़ी प्रॉब्लम है, जल भराव एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो लोग आपसे जानना चाहेंगे, साहब आप अगर आप कल के दिन बने तो इससे हमें कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो अभी काफ़ी लोग देहरादून जब आते हैं तो बाया हरिद्वार आते हैं, क्योंकि वहाँ की सड़क ज़्यादा अच्छी है, पर्वतीय भूभाग उसमें बहुत कम है, सीधा मैदानी सड़कें हैं, तो एक उसकी वजह से उसमें ट्रैफिक बढ़ता है। कारण समझना पड़ेगा हमको। दूसरी बात, जो एक्सप्रेसवे बन रहा है देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी तक, काफ़ी लोड उससे कट जाएगा। फिर काफ़ी लोड उसे एक बाईपास हरिद्वार से, जगजीतपुर से, और गंगा जी पर एक लगभग 3 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनेगा। वो सीधे हरिद्वार से बाईपास करके और बिजनौर के रास्ते पर, मुरादाबाद के सड़क पर वो बाईपास खुलेगा। तो उससे जो लोड है आज हमारी सड़कों पर, या जो कंजेक्शन है, बिजनौर, मुरादाबाद, गढ़वाल की ओर जो कोटद्वार के रास्ते जाने वाले लोग हैं, वो उस बाईपास से सीधा हरिद्वार से बाहर निकल जाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय गडकरी जी जब परिवहन मंत्री थे, सड़क परिवहन मंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री था, तो उसमें माननीय गडकरी जी ने उसको स्वीकृति प्रदान करी। तो उसका तरीका यही है कि हम जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करें, हम शहरों से उसको बाईपास कर दें। तो उस पर काम चल रहा है और निश्चित रूप से जो ट्रैफिक प्लान है हमारा, उससे हमारे हरिद्वार के आने वाले 25-30 सालों की समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, ये मुकाबला एक और नज़रिए से दिलचस्प है, क्योंकि ये रावत वर्सेस रावत है, लेकिन इस बार जो सीनियर रावत हैं वो सारथी की भूमिका में है। तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि वो अब इमोशनल अपील कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, चुनाव, आप मीडिया के लोग इसको रावत वर्सेस रावत कहते हैं, लेकिन ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। ये चुनाव बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, और इसलिए हम इसको विचारधारा की लड़ाई मानते हैं। विचारधारा की लड़ाई है। कोई किसी रावत से या हरीश रावत जी से या तीसरे से, किसी से कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, ना कोई अपेक्षा है। ये लड़ाई सीधा विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई सीधा केंद्र में जो नेतृत्व दिखता है उस नेतृत्व के लिए है। ये लड़ाई नरेंद्र भाई मोदी के लिए है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि विचारधारा की लड़ाई है। जो विचारधारा हमारी है उस देश की मिट्टी की सौंद में से निकली हुई विचारधारा है, और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो इंग्लैंड की और यूके की भूमि से निकली हुई वहाँ की विचारधारा है। इस विचारधारा को तो रहना ही नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें हिंदुस्तान में ही नहीं। तो जिसकी जड़ें नहीं, तो आखिर वो कितने दिन हवा में तैरते रह जाएंगे। इस कांग्रेस को तो खत्म होना ही है। उसी विचारधारा ने 70 साल राज किया। कुछ दिन तो कोई टहनी कहीं डाल दो तो कुछ दिन तो उसमें हरी पत्ती आ ही जाती हैं। ये हरी पत्तियाँ हैं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। पर त्रिवेदी जी, 70 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ। अगर कांग्रेस की टेन्योर में अगर आप देखें, अगर आप पंचायतों को अधिकार मिला, कंप्यूटर आया या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, सब कांग्रेस की देन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कांग्रेस की देन है। देश जो दुनिया के टॉप 10 भ्रष्टाचारी देशों में था, ये भी कांग्रेस की देन है। दुनिया भारत को नहीं जानती थी, ये भी कांग्रेस की देन है। आज भारत को दुनिया जानती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के देशों में जाते हैं तो उनका स्वागत होता है, उनका अभिनंदन होता है। रूस यूक्रेन की लड़ाई होती है तो यूएनओ के महासचिव कहते हैं कि साहब मोदी इसमें इंटरफेरेंस करे। हमास और इजराइल के बीच में युद्ध होता है, वो कहते हैं मोदी इसमें इंटरफेरेंस करे, तभी ये शांति कायम हो सकती है। आज
भारत की इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ी है, वह दुनिया आश्चर्यचकित है कि इतनी बड़ी महामारी के बाद, कोरोना जैसी महामारी के बाद, भारत की अर्थव्यवस्था ये बढ़ती जा रही है, विस्तार लेती जा रही है। और जो टारगेट था कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत की होगी, ये 30-31 का अनुमान था। अब तमाम दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, ये 27-28 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ऐसा नेतृत्व है जिस पर कोई दाग नहीं है, जिसके आगे अगर कुछ है तो देश, देश और देश है। लेकिन सर, आपके अपोनेंट्स ये कहते हैं कि आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, आप लोगों की जो सेविंग्स हैं वो कम हुई है उसकी बात करिए, उसकी तो आप बात ही नहीं करते कहते हैं। देखिए, देश का कोष बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? देश में कर्जा भी बढ़ रहा है, हिसाब से देखा नहीं, जाए। कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन उसकी ग्रोथ क्या है? हम अगर कर्जा हम ग्रोथ के ले रहे हैं तो ठीक है, अगर कर्जा हम अपने लिए अपनी जेब भरने के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए नहीं है। 2200 रुपये का जूता इटली खरीद रहा है जयपुर से, और हमारी सेना को उसको 25,000 में सप्लाई कर रहा है। ये किसने किया भाई? बोफोर्स तोप में किसने घोटाला किया भाई? जीप में किसने घोटाला किया? पनडुब्बियों में किसने घोटाला किया? ये सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस के बर्बादी का कारण है। वही कांग्रेस कह रही इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप मुश्किल में घिर गए करके। नहीं, देखिए, किसी ने चंदा दिया है, उसमें लेने में अगर एक व्यवस्था है कि आप एक व्यवस्था की गई तो क्या दिक्कत है उसमें? और सभी पार्टियां लेती हैं, कोई बीजेपी ले रही है क्या? उस व्यवस्था में ईडी आ गई है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया। कांग्रेस ने भी लिया है, सभी ने लिया है, सभी को देते हैं चंदा, जो चंदा देने वाले हैं, और सब पार्टियां सबके पास जाती हैं, भाई दो, किसी को 2 रुपये देंगे, किसी को 3 दे देंगे, इतना ही अंतर होता है। सर, एक मैं आपको जाना है, मुझे मालूम है, 1-2 और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। जब हरीश रावत ग्राउंड में जाते हैं, वो कहते हैं देखो साहब, मेरी तो ये आखिरी पारी है और मैं आपके लिए लड़ा हूँ, मैं सड़क में भी लड़ा हूँ, जब आपदा आई थी तब भी मैं आपके साथ खड़ा था। इस इमोशनल अपील का उनको भरोसा है कि वो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और अपने बेटे को जिता पाएंगे। अब देखिए, हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में कोई भी टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जनता सब समझती है। जनता आज परिवारवाद के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, और इसलिए जनता सब समझती है, क्योंकि वहाँ से वो स्वयं, उनकी धर्मपत्नी, तमाम परिवार को ने चुनाव वहाँ से लड़ा है। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको कोई जानता नहीं है, जनता को फैसला करना है, जनता फैसला करेगी। पर त्रिवेंद्र जी, मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में ये आपत्ति होती कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जितने भी लोगों की डेथ हुई बीजेपी में, सबके परिवार से उनकी पत्नियां लड़ी, तो क्या इसको परिवारवाद की श्रेणी में नहीं ला सकते हम? तो उनका परिवारवाद और हमारा परिवारवाद नहीं, इसमें डिफरेंस कैसे है? हम एक को हमने टिकट दिया, वो 5 साल के लिए टिकट दिया। अगर उस परिवार से वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि भाई इनको मिलना चाहिए, वहाँ कोई और दावेदार नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है? अंतर है, एक मुझे ही चाहिए, हमारे यहाँ ये नहीं है। पार्टी ने विचार किया, दे दिया, पार्टी तो सर्वोपरि है, लेकिन मेरे को ही मिलना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। प्राथमिकता हरिद्वार के लिए आपने साइन बोर्ड में मैं देख रहा था, आपने कहा विकसित हरिद्वार, विकसित उत्तराखंड। देखिए, हमारा ही मानना है कि हरिद्वार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत हुआ है। अगर पहाड़ और हरिद्वार की तुलना में अगर हम देखें तो पर कैपिटा में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे अगर हरिद्वार के गाँव में और हरिद्वार के जो नगरीय क्षेत्र हैं, चाहे रुड़की हो, हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो, अगर हम देखें तो उसमें और इसमें बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब क्या है कि हमको संतुलित विकास की आवश्यकता है। गांव के किसान की खरीदारी बढ़नी चाहिए, खरीदारी की उसकी जो ताकत है वो बढ़ना चाहिए, उसकी जेब में पैसा होगा तो खरीदेगा। मैन्युफैक्चरर कोई उत्पादन कर रहा है तो उसके लिए उपभोक्ता चाहिए, तो गांव में उपभोक्ता है, शहर में उत्पादक है, और इसलिए शहर और गांव का एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट, संतुलित विकास, ये मेरी प्राथमिकता है। राम मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। 500 सालों से लोगों को प्रतीक्षा थी कि अयोध्या में भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजे। आज वो विराज रहे हैं और देश की जनता खुश है, प्रसन्न है कि चलिए, जब राज सत्ता जुड़ी तो आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बन गया, हरिद्वार में हर की पैड़ी के कॉरिडोर की तैयारी है। तो आज लोग इस बात से बेहद उनमें खुशी है कि उनकी जो आकांक्षाएं थी, कई पीढ़ियां
उन आकांक्षाओं को के सपने पूरा होते होते इंतजारी करते हुए निपट गई। आज वो आकांक्षाएं उनकी पूरी हुई हैं। सर, हरिद्वार में क्योंकि पूर्व सांसद निशंक जी वहाँ पर थे, आप वहाँ से टिकट लड़ रहे हैं, ये आम चर्चा का विषय, क्या उनकी टीम एक्टिव है? पूरी आपकी उनसे बात हुई, आप उनसे मिलने के मेरे क्या साथ बात हुई? मेरे नॉमिनेशन भी रहे। जब मेरा डिक्लेयर हुआ तो मैं दिल्ली जाके उनके घर पे जाकर उनको मिला। ये हमारी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की कि हम उनको मिलने जाते हैं। कोई मुख्यमंत्री हटता है तो पुरातन मुख्यमंत्री, जो नवीन मुख्यमंत्री जो नियुक्त होते हैं वो उसको मिलने के लिए आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में एक भावनात्मक लगाव है पार्टी के वर्कर्स में, वो भावनात्मक लगाव हरिद्वार सीट में साफ साफ दिख रहा है। एक प्राथमिकता जो आप सोच रहे हैं कि मेरे को करना है, मैं हरिद्वार में आप घूम रहे हैं और आपको लग रहा है यार ये काम मुझे करना है अपने लोगों के लिए, मुझे लगता है ये काम ज़रूरी है। देखिए, मुझे वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए मुझे काम करना है। जीत पक्की, आप इस आत्मविश्वास के साथ? जीत पूरी 100% पक्की है। 5 सीटों में एकदम 5 सीट, कोई कंफ्यूजन नहीं। गढ़वाल लोकसभा हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। गढ़वाल की जो लोकसभा है वहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बहुत अनुभवी प्रत्याशी हैं। उनको संगठन का भी अनुभव है, सरकार चलाने का भी अनुभव है, और जो संगठन का जो तंत्र, जो आज जो मीडिया है उसके वो मास्टरपीस है, मैं कहना चाहूँगा। तो निश्चित रूप से हम, बट जब उन पर आरोप लगता है कि साहब, वो गणेश गोदियाल कहते हैं मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, वो बाहर से हैं, तो वो उसको कैसे काउंटर करें? आप सबको पता है कि गणेश गोदियाल कहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, पता लग गया, सबको पता है। चलिए, बहुत धन्यवाद त्रिवेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। हरिद्वार से सांसद प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये कहना है कि ये चुनाव प्राइम मिनिस्टर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।